हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट एज ए पावरफुल हेल्थ एजेंडा। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 2 गवर्नेंस के पार्ट से एंड GS 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट से। गवर्नेंस में टॉपिक है इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑफ कोर्स क्योंकि बात होगी यहाँ पर हेल्थ एंड डिजीजेस की, उससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है कि जो पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी महंगी पड़ जाती है दवाइयाँ खरीदना, और तरह तरह की गवर्नमेंट की स्कीम भी आई हैं, लेकिन इस गैप को फुलफिल नहीं कर पा रही हैं कि लोगों तक सस्ती दवाइयाँ पहुँच जाएं ताकि पेशेंट्स के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं हेल्थ पर वो कम हो जाएं। उसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। इमेजिन कर लीजिए कि अगर आपको जाना हो मैकडोनल्ड के अगेंस्ट, मतलब मैकडोनल्ड नहीं यूज करना है, नहीं जाना है मैकडोनल्ड, तो आप क्या करेंगे? होम ग्रोन घर का बना हुआ वड़ा पाव खाएंगे, और ये अगेंस्ट है बर्गर को चूज करने के। और अगर हम इसको सक्सेसफुली कर लेते हैं, हमें इस चीज में सक्सेस पाने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, और जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंचाइजी ऑल ओवर द कंट्री हों जो वड़ा पाव प्रोवाइड कराती हों, क्लीन, हाइजीनिक और टेस्टी वड़ा पाव मिलियंस लेवल पर ये बनाएंगी आने वाले सालों में। अगर ये सारी चीज़ें सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करके लोगों को प्रोवाइड करा देती हैं तो शायद लोग बर्गर खाना छोड़ दें। ये एक अच्छा आइडिया है और ऐसा हम सोच सकते हैं ऐसा कि ये फ्यूचर में जाके पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन हमारे दिमाग में फौरन एक क्वेश्चन आएगा कि क्या ये फ्रेंचाइजी हमें परचेज करनी पड़ेगी, और ये जो जितनी फ्रेंचाइजी होंगी वो अपने पोटैटोज यूज करेंगी या फिर सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट ये टास्क करके उनके लिए देगा। फिर कुछ टाइम बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। फिर आपको समझ में आएगा, आपको रियलाइज होगा कि टू सेंट्रल प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना। पहला तो हो गया प्राइस एंड सेकंड है क्वालिटी। प्राइस एंड क्वालिटी पे काम करने की जरूरत होगी। कहीं प्राइस के अगर सस्ते के चक्कर में हम गए तो क्वालिटी ना हैम्पर हो जाए, और कहीं अच्छी क्वालिटी के चक्कर में हम गए तो प्राइस ना ज्यादा ले लें, तो ये दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ हो जाएगा। तो इन दोनों को हमें फोकस करना पड़ेगा। हर फ्रेंचाइजी कंडक्ट करेंगी नेगोशिएशन। जाहिर सी बात है वो पोटैटो सेलर्स के पास जाकर नेगोशिएट करेंगी जब बात आएगी प्राइस की, और जो पोटैटो का अमाउंट होगा पूरे बिजनेस में उन्हें जितना खरीदना होगा, जितना पोटैटो इन्हें खरीदना होगा ऑफ कोर्स वो ज्यादा होगा जितना हर फ्रेंचाइजी को पोटैटो चाहिए होगा। हमेशा ये लोग थोड़ा सा स्टॉक में तो रखेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि जितना चाहिए बस उतना ही रखे, तो थोड़ा सा स्टॉक रखेंगे। तो क्या वो एबल हो पाएंगे एक बेटर प्राइस को नेगोशिएट करने में, सेंट्रलाइज टीम या फिर इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी? तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो माइंड में आएगा। हर फ्रेंचाइजी कंडक्ट करेगी नेगोशिएशन, पोटैटो सेलर से वो बात करेंगी, लेकिन प्रॉब्लमैटिक कब हो जाएगा? जब बात आएगी क्वालिटी की। सारी फ्रेंचाइजी के एक डिफरेंट आइडिया, सारे फ्रेंचाइजी के अपने अलग आइडिया होंगे जिसको वो जिस क्वालिटी को वो एक्सेप्ट करेंगे, और सारे फ्रेंचाइजी के जो आइडिया हैं गुड पोटैटो को लेकर वो भी अलग होंगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर प्राइस और क्वालिटी दोनों सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर क्या लीड करेगा फ्रेंचाइजी के वड़ा पाव को, जब उनके टेस्ट ही अलग होंगे? क्योंकि कोई सस्ता आलू लेके बनाया होगा, मे बी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, और कोई बहुत महंगा आलू लिया होगा और उसकी क्वालिटी भी सपोज कर लेते हैं अच्छी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई चीज़ महंगी है तो अच्छी होगी, फ्रेश होगी, और तो उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी का वड़ा पाव ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू जहाँ सस्ते आलू का वड़ा पाव बनाया गया होगा। लेकिन फ्रेंचाइजी में ऐसा नहीं होता है, सारे ही जगह का टेस्ट एक होता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल की, तो यहाँ पर टेस्ट क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है फ्रेंचाइजी टू फ्रेंचाइजी।
तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो फ्रेंचाइजी मॉडल हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। फिर एक और क्वेश्चन आएगा, क्यों हॉस्पिटल डिफर करते हैं आपस में जब प्राइस की बात आती है ड्रग प्रोक्योरमेंट के? ये भी देख लेते हैं। बहुत सारी कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैकडी भी है, वो अपना इंटरेस्ट दिखाएं कि वो पूल बायर मॉडल को फॉलो करते हैं ड्रग प्रोक्योरमेंट का इशू, ड्रग प्रोक्योरमेंट को लेकर एड्रेस करते हैं बहुत सारे इश्यूज जब बात आती है प्राइस एफिशिएंसी की, स्टॉक आउट्स की, क्वालिटी कंसर्न की। लेकिन रीजन क्या है अभी भी मिस्टीरियस है डेकेड से ऐसा होता चला है, क्लियर नहीं हो पाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करती है मेरिट ऑफ पूल्ड प्रोक्योरमेंट को। अगर हम देखें गवर्नमेंट की स्कीम्स में, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, तो गवर्नमेंट की ये तीनों स्कीम्स हैं। अगर हम देखें तो इसमें गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज पूल पर ध्यान नहीं दिया है, पूल प्रोक्योरमेंट पर ध्यान नहीं दिया है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन्स दूसरी तरफ अवेयर हैं बेनिफिट के जो पूल प्रोक्योरमेंट से होता है। अगर ईयर एंड होने से पहले वो कंडक्ट करते हैं डायरेक्ट नेगोशिएशन फार्मास्यूटिकल कंपनी से और भारी डिस्काउंट उन्हें मिलता है अपने इस नेगोशिएशन पर। पेशेंट हर हॉस्पिटल में एंड अप होते हैं ड्रग्स के लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ कोर्स वो पे करते हैं, जो MRP पे प्राइस होता है वो जाके वो हॉस्पिटल में पे करते हैं। उन्हें कहीं से कहीं तक सस्ती दवाइयां नहीं मिलती हॉस्पिटल में। ये भी एक स्टोरी है। हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन ये वंडर की बात है कि क्या बहुत सारे हॉस्पिटल टीम अप नहीं कर सकते हैं, एक बायर्स क्लब बना दें वो, ताकि बेनिफिट मिले एक बेटर बार्गेनिंग पावर से, और एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन बनाए जो कॉस्ट सेविंग साबित हो जाए पेशेंट्स के लिए। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक NGOs, तो ये ऑफकोर्स प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे, इनका काम प्रॉफिट के लिए नहीं होगा, तो पेशेंट के जो पैसे होंगे वो सेव हो जाएंगे, तो पेशेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, तो एक अच्छा स्टेप होगा। रिसेंट पेपर एक आया है नेशनल कैंसर ग्रिड पूल्ड प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव इंडिया का, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इस आइडिया का। अगर ग्रुप नेगोशिएशन करते हैं, यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर हॉस्पिटल भी परचेज करता है विद नेशनल कैंसर ग्रिड फॉर 40 ड्रग्स, तो रिजल्ट क्या होगा? सेविंग होगी 13.2 बिलियन की, और ये काफी ज्यादा है। अब बिना किसी पूल प्रोक्योरमेंट के कॉस्ट क्या हो जाएगी? 15.6 बिलियन। सेविंग की रेंज जो है वो 23% टू 99% है। ऑथर का कहना है कि ये अभी भी काफी अंडर स्टेटमेंट में है। अगर लास्ट सेंटेंस देखें तो एब्स्ट्रैक्ट है, और स्टडी रिवील्स करती है कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं अगर ग्रुप नेगोशिएशन हो और पूल्ड प्रोक्योरमेंट हो। हाई वैल्यू मेडिसिन का, जब महंगी मेडिसिन होती हैं तो वहां पर नेगोशिएशन जो होगा उससे काफी फायदा हो सकता है। और उन्होंने अपने अप्रोच में कंक्लूड किया ये अप्लाई होता है और भी हेल्थ सिस्टम बिसाइड कैंसर, मतलब कैंसर के अलावा और भी हेल्थ सिस्टम में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ कैंसर ही इसका केस नहीं है। पेपर के एडिटर कहते हैं इनका कंप्लीट एग्रीमेंट है इस पेपर से, यूनिफाइंग इंडियाज हेल्थ केयर मार्केट, जो इस तरीके का आर्ग्यूमेंट करता है। इन्होंने दिखाया इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कंसिस्टेंट नहीं है कि किस तरीके से कवर होंगे डिफरेंट कैटेगरीज जब बात आएगी बेनिफिशियरीज की कैटेगरीज की, लाइक अंडर CGHS, ESI एंड PMJAY, जो ऊपर मैंने अभी स्कीम्स डिस्कस की थी गवर्नमेंट की। ये सेम प्रोसीजर फॉलो होता है एक स्कीम में और वहीं दूसरे में नहीं। और अगर हम बात करें सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट की, तो सैडली अभी भी वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं है बेनिफिट क्या है पूल्ड प्रोक्योरमेंट का या प्राइस डिस्कवरी का। जब गवर्नमेंट थ्रू नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्योर कर रही थी मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, इन्होंने इनवाइट किया था टेंडर फ्रॉम प्राइवेट मैन्युफैक्चरर। उन्होंने ऑफर किया था कि खरीद लें ऑल दोज हु आर विलिंग टू मैच लोएस्ट प्राइसेस। लोएस्ट प्राइसेस जो भी ऑफर कर रहे हैं वो सारे ही खरीद लेंगे। गवर्नमेंट ने इंश्योर किया था कि सप्लायर्स कोलाइड नहीं करेंगे अपने प्राइस को हाई रखकर। HLL लाइफ केयर लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, PSU है, ये हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग इनके पास कैपेसिटी है इंडिया में, और ये प्रोवाइड करते हैं एक बेंचमार्क प्राइस। और जितने बिडर्स थे वो कॉम्पिटेटिव नहीं थे जब बात आई थी प्राइस की। बिडर मतलब जो लोग टेंडर में फिल करते हैं और अपना अपना प्राइस देते हैं, फिर गवर्नमेंट उसी हिसाब से प्रोक्योर करती है। तो गवर्नमेंट सिर्फ प्रोक्योर कर रही है जो उनके रिक्वायरमेंट हैं HLL के, गवर्नमेंट सिर्फ प्रोक्योर कर रही है जो उनके रिक्वायरमेंट है HLL से,
और छोड़ दे रही है अनयूज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज। इसके रिजल्ट में क्या होता है, एक ह्यूज फिक्स कॉस्ट हो जाता है और ओवरहेड्स हो जाते हैं गवर्नमेंट के सर पर। गवर्नमेंट फॉलो कर सकती है इस मॉडल को अपने और भी ड्रग्स प्रोसीजर को लेकर, और बहुत सारे फार्मा पीएसयूज प्रोवाइड करते हैं बेंचमार्क प्राइसेस और इंश्योर करते हैं। इस तरीके का जो फायदा है, गवर्नमेंट वहाँ पे इंश्योर करे कि वो फोर्स नहीं हो कि उन्हें प्राइवेट मैन्युफैक्चरर से ही लेना है, और इस तरीके से कंपटीशन होगा पीएसयूज में, ताकि सप्लाईज जो हो मेडिसिन की वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर हो। फाइनली अगर देखें इसको हम एक वे फॉरवर्ड की तरह भी ले सकते हैं। कॉस्ट सेविंग के अलावा बायर्स क्लब इंश्योर करेगा बेटर क्वालिटी, अपनी सप्लाई टेस्टेड इंडिपेंडेंटली, और ये रिलाई नहीं करेंगे ड्रग रेगुलेटर पर क्वालिटी को लेकर। और ये नया आइडिया नहीं है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी है बायर्स के। बहुत सारे डेवलप्ड नेशन में सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट या पूल्ड प्रोक्योरमेंट एक सिंपल येट पावरफुल आइडिया है, और इसके पास पावर और पोटेंशियल है रिड्यूस करने का कॉस्ट को और इंश्योर करना बेटर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड और भी एरियाज में रिलेटेड टू हेल्थ केयर, और इंश्योर करना अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द कंट्री। इस आइडिया की थ्योरेटिकल बैकिंग भी है और एम्पेरिकल वैलिडेशन भी है। ये आइडिया इंडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहिए एक बड़े स्केल पर, जितना जल्दी पॉसिबल है उतने जल्दी। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।